जैसा कि हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एसी मशीन जो मुख्यतः एसिंक्रोनस टाइप और सिंक्रोनस टाइप हैं, उन दोनों में ही यदि हम बाहर वाले मैग्नेट को घुमाएंगे तो अंदर वाला जो मैग्नेट है, जो फ्रीली मूव मैग्नेट है या जो आयरन पीस है, उस चुंबकीय क्षेत्र को फॉलो करने की कोशिश करता है। सिंक्रोनस मशीन में जहाँ जो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र है और जो रोटर का चुंबकीय क्षेत्र है वो एक दूसरे के साथ लॉक कंडीशन में होते हैं, इसलिए वो समान स्पीड पर घूमते हैं, सिंक्रोनस स्पीड पर घूमते हैं। जबकि एसिंक्रोनस मशीन या इंडक्शन मशीन के केस में जो चुंबकीय क्षेत्र है घूमने वाला वो नियर स्पीड से घूमता है और जो रोटर का चुंबकीय क्षेत्र है वो उसके पीछे थोड़ा कम गति से घूमता है। लेकिन जो रोटर का चुंबकीय क्षेत्र है वो भी सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। रोटर खुद इटसेल्फ सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर घूमता है। तो आज के हम क्लास में जो हमारा टॉपिक है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र को किस प्रकार से बनाया जा सकता है। मैंने यहाँ पर एक 3 फेज सर्किट लिया है। आप देखिए ये 3 फेज बोर्ड मैंने बनाई है और उसको मैंने 3 फेज सप्लाई दी है। तो 3 फेज सप्लाई देने के लिए मैंने इसके जो स्टैटर बाहर वाला हिस्सा है उसमें स्लॉट काटे हैं और स्लॉट काट में एक सिंगल वाइंडिंग लगाई है, आर फेज, वाई फेज, बी फेज। आप देखिए आर फेज का मतलब एक कंडक्टरिंग है, दूसरा कंडक्टरिंग है। वाई फेज 120 डिग्री पर 90 + 30 120 डिग्री पर वाई प्लस वाई डैश है और तीसरा फेज बी प्लस बी डैश, दिस इज योर पी एंड दिस इज योर बी डैश। ये तीनों फेजेस के बीच में मैंने 120 डिग्री का एंगल फिजिकली बनाया था। आप देख सकते हैं, इसको मैं इस प्रकार से निरूपित कर सकता हूँ कि एक फेज आर है, एक फेज आपका वाई है और एक फेज बी है। तो यदि इन वाइंडिंग्स में 3 फेज सप्लाई दी जाए तो उनके बीच में 120 डिग्री का कोण उपलब्ध आपके पास रहेगा। तो आप देख सकते हैं आर फेज, वाई फेज, बी फेज के मध्य जो कोण है वो 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री है। यदि हम इस वेक्टर का, इस चित्र का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो ये भी बना सकते हैं। आप देखेंगे कि ये टाइम स्केल है। एक फेज आर ले लीजिए और आप आर फेज से देखिए ये एक कंप्लीट साइकिल है जो सूर्य से शुरू होकर, जिस पे मैं पेन रोल कर रहा हूँ, ये एक साइकिल बनकर 360 डिग्री तक पहुँच जाता है। अब जो दूसरा फेज है वो उससे 100 डिग्री पीछे है। तो आप देखेंगे मैंने इस इक्वेशन को लिखा है φ2 = 5 मैक्सिमम sin ओमेगा t - 120 डिग्री, 120 डिग्री पीछे। तो मैंने इससे 120 डिग्री आप यहाँ पे, तो मैंने यहाँ से शुरू किया इस फेज को और ये फेज ये ऐसे है। आप देख सकते हैं दोनों के बीच में 120 डिग्री का अंतर है। ये दूसरा फेज है और तीसरा फेज में के मध्य भी 120 डिग्री का अंतर है। तो इससे यदि हम 120 डिग्री कम करेंगे तो ये 240 हो जाएगा। इस 240 को आप ओमेगा t - 240 डिग्री भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप इसको ओमेगा t + 120 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो यदि मैं इसको इस प्रकार से लिखूँ तो ये मेरा तीसरा फेज हो जाएगा, ये मेरा तीसरा फेज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक बार एक फेज पीक पर है, उसके 120 डिग्री के बाद दूसरा फेज पीक पर है और उसके 120 डिग्री बाद तीसरा फेज पीक पर है। यदि ये रोटेशन करेंगे तो मान लीजिए ये पीक पे है, फिर इसकी स्थिति ये आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगा। तो इनमें लगातार 120 डिग्री डिफरेंस के साथ इनका जो पीक वैल्यू है वो शिफ्ट हो रही है। आप देख सकते हैं, फिजिकली देखना चाहे तो ये इस साइड से इस साइड में ये फिजिकली शिफ्ट हो रहा है। तो ग्राफिकल को आइडिया लग रहा है कि ये एक करंट, ये जो करंट है इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो ऐसा बनेगा जिसका मान एक दिशा से दूसरी तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये इस साइड में शिफ्ट कर रहा है। लेकिन हमें देखना चाहते हैं कि मैथमेटिकली भी क्या वास्तव में ऐसा होता है और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो वास्तव में किस नेचर का बनेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने ये निकाला है कि तीनों फेजेस का हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। तो उनको तीनों फेजेस को हम एक एक्सिस पे जोड़ेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर और वर्टिकल एक्सिस पे जोड़ेंगे और फिर हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल कर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो आप इस चित्र को गौर से देखिए, इसमें ये फ्लक्स φ1 r है, ये दूसरा फ्लक्स है φ2, तीसरा फ्लक्स है φ3। तो यदि मैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना चाहता हूँ तो मुझे इसको इस साइड में लेके आना पड़ेगा। दिस इज योर φ2 एंड दिस इज योर φ3, तो इट इज योर φ2। एंड यदि मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो ये आ जाएगा, दिस इज योर -φ2, दिस इज योर -φ3। तो अब मैं
इनको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जोड़ रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जोड़ूंगा तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और तीसरा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। तो जो फाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा फाई 1 फ्लक्स प्लस फाई 2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब ये जो एंगल आपके पास आएगा ये 60 डिग्री आएगा, इसलिए 60 डिग्री एंगल आएगा। तो माइनस, चूँकि हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू माइनस में आएगी। आप देखिए माइनस 5 मैंने लिखा है cos 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हम cos लेंगे और इसी प्रकार से दूसरा जो आएगा दैट इज माइनस 5 cos 60 डिग्री। आप देखिए 5 1 आप cos 60 की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है, cos 60 वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 2 प्लस 5 3। चूँकि हमने अज्यूम किया है कि हमारा जो इनपुट है वो AC साइन वेव है, साइन वेव है, तो हम ये साइन कंपोनेंट इनमें 5 1 और 5 2 और 5 3 की जगह लिखेंगे। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 2 3 से, ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा 5 1 की जगह 5 sin ओमेगा टी माइनस हाफ, फिर 5 2 इक्वल टू 5m sin ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, 5m sin ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री प्लस 5m sin ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। इसको आप फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 5m sin ओमेगा टी 1/2 इसमें कॉमन है। अब आप इसको ये जो कम है फाई यहाँ पर है, फाई है तो फाई कॉमन ले लीजिए, 5/2 कॉमन आ गया। अब यहाँ बच गया आपका साइन ओमेगा टी माइनस 120 और यहाँ आ गया साइन ओमेगा टी प्लस 120। तो ये इसके लिए आप साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी साइन ओमेगा टी फिर कॉस 120 डिग्री माइनस साइन 120 डिग्री कॉस ओमेगा टी। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आएगा 5m sin ओमेगा टी माइनस 5m/2 एंड 2 sin ओमेगा टी इंटू ये वैल्यू आपके पास आएगी माइनस 1/2। जिसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 5m आ गया है, sin ओमेगा टी आ गया है एंड ये माइनस ये आ जाएगा। तो टोटल कंपोनेंट जिनका सम आएगा 3/2 5m sin ओमेगा टी, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। सिमिलरली आप इसको वर्टिकल कंपोनेंट के लिए सॉल्व कर लेंगे। वर्टिकल एक्सिस हमारा ये एक्सिस है, तो वर्टिकल एक्सिस में देखिए जो आर फेज है इसका वर्टिकल 0 हो जाएगा और चूँकि हम ये वाला फेज निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये केवल दो वैल्यू हैं फाई 2 और फाई 3, इनके कंपोनेंट ही आएंगे। तो एक वैल्यू तो 0 हो गई और इसके लिए वैल्यू आएगी, चूँकि मैं ये वाला एक्सिस ले रहा हूँ तो ये कॉस में आ जाएगा। दिस इज फाई 2 cos 30 डिग्री एंड फाई 3 cos 30 डिग्री। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये इस तरफ आएगा और ये कंपोनेंट इस तरफ आएगा, तो इनके बीच में एक ही पोलरिटी प्लस है और एक ही पोलरिटी माइनस है। आप देखिए कि cos 30 दोनों में कॉमन है, cos 30 कॉमन निकाल लीजिए और फाई 2 और फाई 3 की वैल्यू आपको पुट करनी है। तो फाई 2 की वैल्यू क्या है, फाई 2 की वैल्यू है आपके पास 5m sin ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री और फाई 3 की वैल्यू है आपके पास साइन 5 मैक्सिमम sin ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। आप इसको सॉल्व करेंगे, सेम फॉर्मूला एक्सटेंशन फॉर्मूला सेम a माइनस बी, तो ये आएगा cos 30 की वैल्यू का रूट 3/2, 5 मैक्सिमम दोनों में कॉमन है, 5 मैक्सिमम दोनों में कॉमन है, इनके एक्सपेंशन से जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 2 cos ओमेगा टी sin 120 डिग्री एंड sin 120 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2। तो वैल्यू होगी √3/2, 5 मैक्सिमम 2 cos ओमेगा टी इंटू √3/2। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा कि ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है एंड वैल्यू आ गई है आपकी वर्टिकल कंपोनेंट की 3/2 5 मैक्सिमम cos ओमेगा टी। ये इक्वेशन नंबर 5 है। इस तरीके से हमने ये 3 वेक्टर सिस्टम है, जो 3 फेजेज हैं, इनके 2 कंपोनेंट निकाल लिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब इनको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो हॉरिजॉन्टल यदि हम इनका रिजल्टेंट निकालें, चूँकि हमने कंपोनेंट निकाला है तो इनका बीच में का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा 5 रिजल्टेंट इक्वल टू 5 हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस 5 वर्टिकल का स्क्वायर। आप देखिए इनको स्क्वायर करके आप ऐड करिए, इसको इक्वेशन नंबर 4 और 5 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये होगा 3/2 5m साइन स्क्वायर ओमेगा टी और 3/2 5m cos स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी cos स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये आ जाएगा 1
एंड रिमेनिंग इज 3/2 5 मैक्सिमम। तो एक चीज़ कंक्लूजन निकल के आती है कि इस 3 फेज सिस्टम का जो रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू आ रही है 3/2 5 मैक्सिमम। आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रही, डिपेंड कर रही है केवल मैक्सिमम वैल्यू पर। तो जो आपकी वेक्टर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये उस पर निर्भर करेगी। इसका मतलब एक ऐसा फील्ड, यदि हम इस तरह का इनपुट देते हैं तो एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है जिसका मान सदैव नियत रहेगा और उसका मान होगा 3/2 5 मैक्सिमम। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है, ये घूमेगा या स्थिर रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे। tan थीटा = 5 वर्टिकल अपॉन 5 हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल में cos आ जाएगा, cos ओमेगा टी अपॉन sin ओमेगा टी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी cot ओमेगा टी। एंड cot ओमेगा टी को चूंकि इधर भी tan है तो हम इसको tan में कन्वर्ट कर लेंगे। tan में कन्वर्ट π/2 माइनस ओमेगा टी, इधर भी tan थीटा है, दिस इज योर tan थीटा। तो tan थीटा दोनों तरफ tan थीटा है, तो इसमें थीटा = π/2 माइनस ओमेगा टी। तो आप देख सकते हैं इसमें टी कंपोनेंट आ रहा है। इट मीन्स ये एक ऐसा वेक्टर बनेगा जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है 3/2 5 मैक्सिमम, और इसका जो डायरेक्शन है वो टाइम के रेस्पेक्ट में है। यदि टाइम चेंज होगा तो थीटा भी चेंज होगा। तो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कि मैग्नीट्यूड हमारे पास स्थिर है और इसका डायरेक्शन लगातार घूम रहा है। इसको घूमने का डायरेक्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि हमने जो 3 फेज सप्लाई दी है वो फेज सीक्वेंस, जो फेज सीक्वेंस है वो RYB है, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है। और यदि हमें इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो इसका हमें फेज सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा। फेज सीक्वेंस कैसे चेंज करते हैं, आप कोई भी 2 फेजेस आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। जैसे आप 2 फेज इंटरचेंज करेंगे तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके घूमने की दिशा उल्टी हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र के घूमने की जो स्पीड रहेगी वो स्पीड नियत है, जो वो होगी n = 120 F/p। जो आप इनपुट दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पोल्स, ये इसके घूमने की स्पीड आपकी नियत रहेगी। तो इस तरीके से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि यदि 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग पूरे मतलब पैरामीटर पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। यदि 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को 3 फेज सप्लाई के साथ जोड़ा जाए और उसे साइनसोइडल इनपुट दिया जाए तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड स्थिर रहेगा और वो लगातार इस स्पीड से घूमता रहेगा। तो इस तरीके से फाइनल कंक्लूजन हमारा निकल के आता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा सकता है, और बनाने के लिए हमें 3 फेज वाइंडिंग चाहिएगी, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग चाहिएगी, और हमें उसे 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सप्लाई से देनी पड़ेगी।